आज हम एंट्रेंस टेस्ट 2020 का पार्ट बी यानी केमिस्ट्री का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। देखो हम यहां से करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से। द रिएजेंट विच कन्वर्ट्स एल्डोस टू ग्लूकोनिक एसिड, तो उसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर यूज होता है, जो ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए बी पार्ट सही आएगा। उसके बाद में अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम फ्रक्टोज बिहेव्स एज, तो वो एज रिड्यूसिंग शुगर बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद में विच अमाइनो एसिड इज कैरल, तो उसके लिए वेनिलीन, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, तो जिन अमाइनो एसिड्स के पास में अमाइनो ग्रुप रहता है, एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप, तो वो बेसिक रहता है, हिस्टिडीन आता है इसमें। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो उसके लिए आइसोप्रियन, आइसोप्रियन आपने सुना होगा इन्हें, 2-methyl-1,3-butadiene, ये वाला बी ऑप्शन सही आएगा, ठीक। उसके बाद में पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स देखो सभी, इनमें आपको बताना है कि सबसे बेसिसिटी किसकी ज्यादा, उसके बाद में कम किसकी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, और ये स्ट्रॉन्ग विड्राइंग है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी 4-1-3-2 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज एन इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल वही रहता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग रहता है। अब इनमें सब में लोन पेयर्स हैं, इस पे भी लोन पेयर, लेकिन ये NF3 मैंने क्यों कहा, क्योंकि NF3 में जो लोन पेयर रहता है, लोन पेयर ये तो यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, 3 फ्लोराइड्स जो ना वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, उसकी वजह से ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही आएगा। फिर राइमर-टाइमन रिएक्शन इन्वॉल्व, उसमें कौन सा इंटरमीडिएट होता है, ये तो सबको मालूम है, कार्बीन इंटरमीडिएट उसमें इन्वॉल्व होता है, कार्बीन, तो सी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, इन विच कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो-पैरा पोजिशन, तो ऑर्थो-पैरा पोजिशन वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, न कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। अब देखो ये सी ऑप्शन, ये जो है ना, ये ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो है ना बहुत माइल्ड है नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, मैं बोलूँगा माइल्ड डीएक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पे इसका डोनेटिंग नेचर, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है ना ब्रोमीन की, ये यहाँ जा सकती है, यानी रेजोनेंस में आ सकती, तो ऑर्थो-पैरा ये करेगा एक्ट, ठीक। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स, ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली। देखो अगर इसके हिसाब से देखा जाए ना, तो जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो स्पीशी है, ये इसको छोड़ के इन सब में 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें हो सकते हैं, इसमें तो नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला तब आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन आंसर ये आएगा उसके हिसाब से, अगर हम इसको सही करेंगे तो। उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग, इनको कंसिडर करो। फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम दैट इज 3, ये बात सही है। ए सिस्टम कैन है नेगेटिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हम हमेशा कहते रहते हैं कि नेगेटिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कभी होती नहीं है। तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग एंड हैज ए फ्यूजन कर्व विद ए नेगेटिव स्लोप, ये बात सही है, क्योंकि वाटर का जो आप फेज डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें आप ऐसे बनाते हैं फेज डायग्राम ऐसे, तो फ्यूजन कर्व जो है ना ये नेगेटिव रहता है, क्योंकि वाटर का जो सॉलिड स्टेट है वो लेस डेंस रहता है, ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड जो है ना वो कंट्रैक्टेड फॉर्म रहता है उसका एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो 1 and 3 आर करेक्ट। उसके बाद में द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द फ्रीजिंग ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर हीट ऑफ फ्यूजन एंड दीज कंडीशंस। तो डेल्टा एस जो है ना वो बराबर रहता है डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद फ्रीजिंग ऑफ दिस, हीट ऑफ फ्यूजन उसने दिया है इतना, तो फ्रीजिंग कितना होगा, तो जो भी हीट ऑफ फ्यूजन होगा उसको डिवाइड करेंगे इससे, तो वो आता है 6 किलो जूल। 6 किलो जूल मतलब
6000 जूल्स है ना, डिवाइड बाय करेंगे ये टेम्परेचर है 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, तो उसके हिसाब से ये 22 आएगा। लेकिन अगर फ्यूजन होता तो तब हम प्लस लिखते, ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में हीट बाहर निकलती है तो माइनस, तो बी साइन, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है अपलॉड बिटवीन अ कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम alkali added to an acid beaker during conductometer titration was found to वी शेप देता है, तो वी शेप तब देता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में आप टाइट्रेट करते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस पहले डिक्रीज होती है जब ये जब बेस कंज्यूम होता है या एसिड कंज्यूम होते रहता है, फिर एक पॉइंट इक्वलेंस पॉइंट आता है, उसके बाद में जो भी आप एसिड डालते हैं एक्स्ट्रा या बेस डालते हैं तो उससे कंडक्टेंस फिर से बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CO इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो अगर हम इसका मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे ना CH3COOH, तो वो बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, ये वाला HCl, तो इससे आपको ये दोनों मिल गए, लेकिन आपको यानी आपको एसीटेट का और H पॉजिटिव का मिल जाएगा, ये एसीटेट और H पॉजिटिव का। अब ये NaCl जो ये एक्स्ट्रा रहेगा तो इसको हम करेंगे माइनस, तो NaCl माइनस करना है हमें। तो और किसकी रिक्वायरमेंट है अब NaCl तो इसने दिया नहीं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी मोलर कंडक्टेंस रिक्वायर्ड है, तो NaCl की है, तो ये वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है a weak acid HA has a this acidization constant इतना 0.1 मोलर। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, अच्छा पर लीटर, तो परसेंटेज, अब परसेंटेज पूछ रहा, तो ये देखो अगर आप HA को ब्रेक करते तो ये देगा आपको H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर बनेगी, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर बनेगी, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। उसके बाद में जो कंसंट्रेशन तो हमें मिल गया, कंसंट्रेशन इनका क्या है। अब अगर हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज डिस्टिलेशन पूछ रहा है, परसेंटेज डिस्टिलेशन कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे। डिस्टिलेशन कांस्टेंट बराबर रहता है √K यानी Ka डिवाइड बाई C यानी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और एसिड डिस्टिलेशन कांस्टेंट है 10⁻⁻⁵। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁵, 1 × 10⁻⁵ ना, 10⁻⁵ डिवाइड बाई 0.1 को लिखेंगे 10⁻⁻1, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4, मगर अंडर रूट 10⁻⁻4 का मतलब रहता है 10 अंडर रूट 10⁻⁻4 का मतलब रहता है 10⁻2 का स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर कट, तो 10⁻⁻2 वो हो जाता है 1/100। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो 1% हो जाता है, 1%, 1/100, ठीक है, तो 1% आ जाता है। इसके बाद में ये दिया है, तो गिवन ये दिया है क्रोमियम का, उसके बाद में Fe का दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज EMF ऑफ द सेल, इतना ये पूछ रहा है, इतना इसका कंसंट्रेशन है। तो ये इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के बाद में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, आप ई स्टैंडर्ड निकालेंगे। वो ई स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आप ई कैथोड कौन सा है, कैथोड ये, और ये एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, तो वो जो वैल्यू मिल जाएगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको ई सेल मिल जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू दिस माइनस, और इसने ये दिया है RT डिवाइड बाई NF के बदले में, जैसे ये बोल रहा है कि RT बाई F इसने दिया है 0.06, तो आप लिखेंगे 0.06 डिवाइड बाई N, एंड लॉग ऑफ करेंगे ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइज जो हो रहा है उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाई जो रिड्यूस हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये बन जाएगा, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिसाब से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है।
उसके बाद में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर। देखो अगर आप एक ऑपरेटर लेंगे एक फंक्शन पे तो वो आपको वो फंक्शन वापस देगा प्लस देगा आइगन वैल्यू यानी एक कांस्टेंट। अब अगर आप इसका ये बोल रहा है कि आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये आपको साइन देगा, साइन करेंगे तो कॉस देगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो वापस नहीं मिलने वाले, आपको इसका रिवर्स मिल जाएगा। इसको अगर आप करेंगे तो इसमें आपको वापस मिल जाएगा। तो ये वाला सही है, सी बी वाला ऑप्शन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज करेक्ट। वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ आई आर एक्टिव ओनली इफ डायपोल मोमेंट चेंज अकर्स ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये बात सही है। उसके बाद में बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द ऑकर एट हायर फ्रीक्वेंसी, बेंडिंग तो स्ट्रेचिंग से कम फ्रीक्वेंसी पे होता है। इसी तरह से एज द बैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिग्री, ये गलत है। द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर मोर इन नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स देन इन, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन यही आएगा, ए वाला ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद ए पोटेंशियल V0 इनसाइड द बॉक्स एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। अब अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट है आउटसाइड द बॉक्स तो इसका मतलब आउटसाइड द बॉक्स जो वेव फंक्शन होगा, या मैं बोलूँगा पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस है वो जीरो होगा, या मैं बोलूँगा वेव फंक्शन बिकम जीरो एवरीवेयर इन आउटसाइड द बॉक्स। ये बात याद रखना, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में दी रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए रिजिड डायटोमिक रोटर कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइंस इन स्पेसिंग इक्वल टू, विद स्पेसिंग इक्वल टू, तो वो 2b रहता है, 2b स्पेसिंग, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना, तो b मीन्स रोटेशनल कांस्टेंट, ये 2b के बराबर था, ठीक है। उसके बाद में परमैग्नेटोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन पिंक कलर ऑफ मैंगनीज। पररीनेट आयन ऑल्दो सिमिलर टू मैंगनीट इज कलरलेस। ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंगनीज, ये MnO4, इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्टर होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज, तो ये इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लोअर एनर्जी लगती है, जबकि रिनेट में ज़्यादा, तो इसके लिए ये आएगा चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O टू Mn इज ऑफ लोअर एनर्जी देन रिनेट आयन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 ये पूछ रहा था, रीजन फॉर द केमिकल इनर्टनेस ऑफ ए गैसियस नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर कैन बी। तो होमोल्यूमो एनर्जी सेपरेशन इसकी वजह से होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तो उतना रोल नहीं है। तीसरा हाई बॉन्ड एनर्जी, तो ये ए और सी दोनों जो है ना ये सही है, तो डी ऑप्शन सही आएगा। दी लाइट पिंक कलर ऑफ CO एंड डी ब्लू कलर ऑफ दिस आर ड्यू टू, तो ये डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मर्करी एज टॉक्सिक मेटल। मर्करी टॉक्सिक मेटल है, कार्बोनिक बायोमिथाइलेशन कन्वर्ट्स इट इनटू मिथाइल मर्क्यूरेट, ये बात सही है, इसमें कन्वर्ट होता है। थायोल ग्रुप जो ना SH ग्रुप से सल्फर मर्करी के साथ में जल्दी, क्योंकि सॉफ्ट बेस है ना, तो HSAB प्रिंसिपल के हिसाब से तो जल्दी इसके साथ रिएक्ट करने स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। मर्करी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिलीजेज कॉज्ड मैनामीटर डिजास्टर, ये भी बात सही, तो ABC तीनों सही है, ठीक है। तो 54 का डी ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनम आयन कंटेनिंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आयन कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें लार्जर नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं देन ये ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। इसके बाद में FF आर शार्प एंड देयर पोजिशंस आर लिटिल अफेक्टेड बाय, ये भी बात सही है क्योंकि इनर ऑर्बिटल होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ 4f to 5f ट्रांजिशंस आर ब्रॉड एंड आर अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 4f to 5, ये भी बात सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ FF ट्रांजिशंस आर ब्रॉड बट बैंड्स ड्यू टू 4f, ये गलत है ये वाला, तो डी ऑप्शन जो ना ये आएगा इसका, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, द करेक्ट लेविस एसिडिटी। देखो लेविस एसिडिटी सबसे ज़्यादा इसकी बोरान ट्राइमिथाइल बोरान की होगी, उसके बाद ट्राइफिनाइल बोरान, उसके बाद में क्योंकि BCl जो है इसमें आपको बैक बॉन्डिंग मिलेगी, यानी क्लोरीन टू ये आपको बैक बॉन्डिंग मिलेगी, उसकी वजह से इसमें जो
लेविस एसिडिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। मिथाइल में ऐसा नहीं होगा। और बी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में भी थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग के चांसेस हैं, तो इसकी वजह से ये ट्राइफिनाइल है, सॉरी ट्राइफिनाइल ये, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ना यहाँ जा सकता है, तो इसकी वजह से इसकी जो लेविस एसिड कैरेक्टर वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे कम यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे उसके इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है यहाँ, फिर यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में ये पूछा अमंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स द वन विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये SnX है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद में द सोडालाइट केजन जियोलाइट इज द ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, ये सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में थायोसाइनेट एसिथायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट कैन बी, देखो फंक्शनल ग्रुप जो है ना उनको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म या IR से, सिंपल IR या FTIR से डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, दी करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखो ये जो स्टेटमेंट है इन सब में से ये वाला करेक्ट है। नाइट्रोजन बॉन्ड N2 जो है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर ये अदर लिखा है उसने, ऑर्डर ये हायर रहता है देन N2 पॉजिटिव, हेंस हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर टू N2 पॉजिटिव। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इसको शेयर किया करो।